मैं दीपिका बेबाक दिखे बोल चैनल से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बड़ौदा उपचुनाव घोषित हो चुका है। आने वाली 3 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव होने वाले हैं और जैसे कि हम जानते हैं, चुनाव की चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं और आज हम लेकर आ रहे हैं सोनीपत जिले के बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव का ओपिनियन पोल। अब हमारे साथ हैं राजनीति विशेषज्ञ और हमारे बेबाक दिखे बोल चैनल के चीफ एडिटर जोगेंद्र कथुरिया। नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। सबसे पहले तो बेबाक दिखे बोल चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और पिछले 5 महीने से जब से बड़ौदा की ये सीट खाली हुई, श्री कृष्ण हुड्डा जी जो कि यहाँ के विधायक थे, उनके निधन के बाद जैसे ये सीट खाली हुई, हमने बड़ौदा के अंदर सर्वे करने आरंभ कर दिए थे, क्योंकि 6 महीने के समय के अंदर चुनाव करवाना निश्चित होता है चुनाव आयोग के द्वारा। अब बिहार चुनाव के साथ बड़ौदा चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है। हरियाणा के सोनीपत जिले की बड़ौदा सीट, जहां पर आज के दिन लगभग 1,80,000 के करीब मत हैं और हमारा जो अनुमान है कम से कम 73% मतदान होगा और अधिक से अधिक यहाँ पर मतदान जो 77%, 70% तक मतदान हो सकता है। और यदि हम मतों की संख्या देखें तो 1,32,000 से लेकर 1,40,000 के बीच यहाँ पर मतदान हो सकता है बड़ौदा के अंदर, जो आने वाली 3 नवंबर को चुनाव घोषित हो चुका है। और आने वाली 3 नवंबर को 1,36,000 मतों को हमने बेस माना है कि लगभग 75% के करीब मतदान होगा और 1,36,000 मत हमने माने हैं कि बड़ौदा विधानसभा में पोल होंगे। अब मैं आपको बड़ौदा के बारे में बता दूं कि बड़ौदा विधानसभा में कुल 54 गांव हैं। बड़ौदा विधानसभा जो पुराना क्षेत्र होता था, वहां के 42 गांव और गोहाना हलके से 12 गांव निकालकर बड़ौदा हलके में 2009 में जोड़े गए थे। बड़ौदा हलके में 3 ब्लॉक हैं, मुंडलाना ब्लॉक, भैंसवाल ब्लॉक और कथुरा ब्लॉक। इसके बाद बड़ौदा 4 बरहा से मिलकर बना है। इसके अंदर बुटाना बरहा, भैंसवाल बरहा, मुंडलाना बरहा और कथुरा बरहा, 4 बरहा 12 गांवों से मिलकर एक बरहा बनता है और 4 बरहा इस बड़ौदा विधानसभा के अंदर हैं। एक बात विशेष तौर पर मैं इस ओपिनियन पोल से पहले जो आपके सामने रख रहा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले काफ़ी समय से जो पिछले चुनावों को ऑब्जर्व किया, यहाँ पर बड़ौदा गांव के भांजे थे रमेश खटक और रामफल चिड़ाना। रामफल चिड़ाना मुंडलाना ब्लॉक से संबंध रखते थे और मुंडलाना बरहा से संबंध रखते थे। इसके बाद रमेश खटक जी का संबंध बड़ौदा गांव से था। बड़ौदा गांव बुटाना बरहा के अंदर शामिल है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, मुंडलाना और जो बुटाना बरहा है ये लगभग चुनावों में एकजुट हो जाता है। इसके विपरीत कथुरा और भैंसवाल ब्लॉक में एक दूसरे को भीतर घात किया जाता है। ये माना जाता है, जैसे कि हरियाणवी में एक कहावत प्रसिद्ध है कि दूसरे की चौधर देख के खुश नहीं होते। ये भैंसवाल और कथुरा ब्लॉक में आमतौर पर देखा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने जो भी ये ओपिनियन पोल बनाया है, ये माना है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से अभी तक जो प्रत्याशी टिकटार्थी सामने आ रहे हैं, 2019 में चुनाव लड़े यहाँ पर योगेश्वर दत्त, भलेराम नरवाल,
भूपेंद्र मोर, कपूर सिंह नरवाल, काफ़ी नाम, अनूप कुंडू, फूल खरब, बहुत सारे टिकट हैं। पर जहाँ तक हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो पहलवान रह चुके हैं, 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं, योगेश्वर दत्त, उन्हें ही उम्मीदवार बनाएगी और योगेश्वर दत्त को ही मैदान में उतारा जाएगा। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो नॉन जाट वोट बैंक से चलती है, इसलिए योगेश्वर दत्त का मैदान में आना सबसे ज़्यादा संभावनाएं प्रतीत होती हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का जेजेपी से गठबंधन है। यदि किसी भी कारण ये सीट जेजेपी के कोटे में गई तो जेजेपी अपने बड़े दिग्गज नेता कृष्ण चंद्र बांगड़, केसी बांगड़ को मैदान में उतार सकती है। और इसके बाद मैं आपको कांग्रेस की बात करता हूँ। कांग्रेस के अंदर 4 नाम प्रमुखता से शामिल हैं। आज चर्चा है क्षेत्र में कि कपूर सिंह नरवाल को भी कांग्रेस पार्टी में शामिल किया जा सकता है। तो हम चर्चा करेंगे 5 नामों पर। सर्वप्रथम दिवंगत विधायक कृष्ण हुड्डा के सुपुत्र जीता हुड्डा, वो भी यहाँ बड़ौदा से कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, अपना दावा मजबूत बता रहे हैं। 3 बार सांसद रहे कृष्ण लाल सांगवान के सुपुत्र प्रदीप सांगवान भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं और अपने दावे को मजबूत बता रहे हैं। इधर कर्नल रोहित मोर, जो कि बड़ौदा गांव से संबंध रखते हैं, जिस नाम से ये हलका है और इस क्षेत्र का, इस हलके का, इस विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में उनके भाई डॉक्टर ध्रुव चौधरी जी हरियाणा के बहुत बड़े जाने माने डॉक्टर हैं और कर्नल रोहित मोर भारतीय आर्मी से वीआरएस ली उन्होंने 2013 में और 2013 से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब चौथा नाम जो हमारे सामने आता है वो इंदुराज नरवाल भालू, रिंढाना गांव से संबंध रखते हैं। 3 पीढ़ियों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अब जो चर्चा आ रही है कपूर सिंह नरवाल। कपूर सिंह नरवाल पहले कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता होते थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर 2014 और 2009 का चुनाव लड़ा आईएनएलडी की टिकट पर। 2019 में वो जेजेपी में आए और जेजेपी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट से वंचित रखा। अब जैसे ही 2020 में अब उपचुनाव में टिकट की घोषणा होनी है तो क्षेत्र में चर्चा है कि कपूर सिंह नरवाल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और कपूर सिंह नरवाल को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी। मुझे लगता है यदि कपूर सिंह नरवाल को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं और टिकटार्थी हैं उनके अंदर भारी असंतोष पैदा हो सकता है। जीता हुड्डा समेत सभी टिकटार्थी उनका भारी विरोध कर सकते हैं और ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। क्षेत्र में एक चर्चा जो मुझे सुनाई दे रही है, लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का रिजेक्टेड माल, कांग्रेस के पास अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं था, जो कपूर सिंह नरवाल को भारतीय जनता पार्टी से इंपोर्ट कर प्रत्याशी बनाया गया, जो चारों पार्टियों में रह चुके हैं। जो हरियाणा में एक प्रसिद्ध है, ठोड़ पड़ा पत्थर भारी होता है, तो वो कहावत फिट बैठती है यहाँ कपूर सिंह नरवाल पर। कपूर सिंह नरवाल यहाँ पर एक पार्टी में स्थायित्व नहीं रखा, बार बार पार्टियां बदलने से उनकी छवि जो धूमिल हुई है, इस कारण से कपूर सिंह नरवाल का व्यक्तिगत वोट घटा है। अब मैं गांव वाइज आपके सामने ओपिनियन पोल रखूंगा।
मैं गांव वाइज आपके सामने ओपिनियन पोल रख रहा हूं। सबसे पहले राणाखेड़ी गांव में एक नॉन जाट गांव है। यहाँ पर कश्यप समाज के वोट ज़्यादा हैं और यहाँ पर 2019 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी। मेरे अनुसार भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बरकरार रह सकती है। यहाँ राणाखेड़ी गांव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लगभग 500 वोटों से बढ़त अपनी कायम रख सकता है। इसके बाद मैं बात करूंगा जागसी गांव। यदि जागसी गांव से पवन जागसी को INLD अपना प्रत्याशी बनाती है तो यहाँ INLD के जीतने की संभावना ज़्यादा रहेगी। यदि जागसी गांव से INLD का प्रत्याशी पवन जागसी नहीं होता तो इस गांव में कांग्रेस पार्टी लगभग 2500 के करीब मत प्राप्त कर 1300 वोटों की बढ़त भारतीय जनता पार्टी पर यहाँ पर अपनी जो बढ़त लगातार कई चुनावों में जागसी गांव में कांग्रेस अपनी बढ़त रखती है उसे कायम और बरकरार रख रही है। मातंड गांव में मुकाबला कांटे का हो सकता है, फिर भी मेरे अनुमान में मातंड गांव में लगभग 100 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी आगे रह सकती है। अब मैं बात करूंगा छतेरा गांव की। छतेरा गांव में कांग्रेस पार्टी 300 वोटों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर भारी रह सकती है, 300 वोटों से बढ़त बना सकती है। भाड़ोठी गांव में भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी होगा 200 वोटों से वो कांग्रेस के प्रत्याशी से आगे रह सकता है। अब मैं बात करूंगा जवारा गांव की। जवारा गांव में कांग्रेस को पिछले चुनाव में केवल 192 मत प्राप्त हुए थे। यहाँ पर कांग्रेस अपने प्रदर्शन का तो सुधार करते हुए दिखाई दे रही है, पर यहाँ आज भी जो जीत होगी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की होगी। 500 से 700 वोटों के बीच यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी कांग्रेस का प्रत्याशी हार सकता है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जवारा गांव से जीत सकता है। अब मैं बात करूंगा दुराना गांव की। दुराना गांव में मुकाबला काफी नजदीकी रह सकता है। यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी लगभग 100 मतों से बढ़त बना सकता है। बुसाना गांव में भी कांग्रेस का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर लगभग 200 से 300 मतों के बीच बढ़त बना सकता है। चिड़ाना गांव में कांग्रेस का प्रत्याशी लगभग 500 मतों से आगे रह सकता है। शामड़ी जो कि इस हलके का एक बहुत बड़ा गांव है, पानीपत रोड पर मुंडलाना और चिड़ाना के साथ लगता ये गांव शामड़ी। यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी लगभग 600 से 800 वोटों के बीच में बढ़त बना सकता है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर। मुंडलाना गांव में कांग्रेस का प्रत्याशी 1000 मतों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर भारी रह सकता है। अब मैं बात करूंगा रामगढ़, एक छोटा सा गांव है पानीपत रोड पर। इसमें लगभग 400 के करीब मत पोल होने की संभावना है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लगभग 100 से 150 मतों से आगे रह सकता है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत प्रतीत होती है रामगढ़ में। मातंड गांव में अब मैं बात करूंगा महमूदपुर गांव की। महमूदपुर गांव में लगभग 400 से 600 के बीच जो बढ़त होगी वो कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। अब मैं महमूदपुर के बाद बात करूंगा सिरसाट, एक छोटा सा गांव है। यदि यहाँ पे सुरेंद्र सिरसाट को इनेलो प्रत्याशी बनाती है तो गांव का प्रत्याशी होने के नाते वैसे भी ये सिरसाट एक छोटा सा गांव है, बढ़त इनेलो के पास चली जाएगी। अन्यथा सिरसाट गांव में पहले भी कांग्रेस जीतती रही है,
और इस चुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशी को लगभग 300 से 400 मतों की बढ़त मिलने की संभावना है। इसके बाद मैं बात करूंगा सिवानका गांव की। सिवानका गांव में काफ़ी नज़दीकी मुकाबला हो सकता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच। फिर भी मामूली बढ़त पर हमें कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। यहाँ लगभग 30 से 100 मतों के बीच कांग्रेस पार्टी सिवानका गांव में बढ़त बनाकर रख सकती है। अहमदपुर माजरा गांव में 300 से 400 मतों से भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। जिसके बाद बिचपड़ी गांव में काफ़ी जोरदार और कांटे का मुकाबला हो सकता है। ब्राह्मण बाहुल्य गांव है। यहाँ पर पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आगे रहा था। इस बार मुझे लगता है नज़दीकी मुकाबला होगा। हार जीत 50 से 150 मतों के बीच रह सकती है और जो ये बढ़त है 100 मतों के करीब, ये भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी को मिलती हुई प्रतीत होती है। बिचपड़ी में गंगाना गांव एक जाट बाहुल्य गांव है और यहाँ कांग्रेस मजबूत रहती है। पिछले चुनाव में यहाँ पर जेजेपी को अच्छा खासा वोट बैंक प्राप्त हुआ था। इस बार मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में जो जेजेपी का अधिकतर वोट प्रत्याशी यदि मैदान में नहीं उतरता तो कांग्रेस और इनेलो की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो कांग्रेस की तरफ एक ज़्यादा हिस्सा ट्रांसफ़र होने के कारण यहाँ पर गंगाना गांव में मुझे लगता है भारी भरकम लगभग 1500 के करीब मतों से कांग्रेस आगे रह सकती है गंगाना गांव में। इसके बाद मैं बात करूंगा ईशापुर खेड़ी गांव की। ईशापुर खेड़ी गांव पिछली बार यहाँ इनेलो का प्रत्याशी था। इस गांव से जोगेंद्र मलिक, यदि जोगेंद्र मलिक प्रत्याशी होता है तो फिर ये जो बढ़त है वो इनेलो के पास जा सकती है। अन्यथा यहाँ भी कांग्रेस एक भारी भरकम बढ़त के साथ बीजेपी को पछाड़ती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद नूरनखेड़ा गांव में यहाँ से कांग्रेस से टिकटार्थी भी हैं प्रदीप सांगवान। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को लगभग 500 वोटों के करीब की बढ़त, यदि प्रदीप सांगवान यहाँ होते हैं तो ये बढ़त 500 से और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अन्यथा यहाँ कोई भी प्रत्याशी हो 500 के करीब वोटों की बढ़त यहाँ पर कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद घड़वाल गांव की मैं बात करूंगा। घड़वाल गांव में लगभग 800 के करीब मत यहाँ पर मिलने की बढ़त मिलने की संभावना कांग्रेस को प्रतीत होती है। एक बात मैं आप बेबाक तीखे बोल चैनल के सभी दर्शकों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। यदि विपक्ष से कृष्ण चंद्र बांगड़, केसी बांगड़ उम्मीदवार होते हैं गठबंधन के उम्मीदवार, तो एक मजबूत उम्मीदवार होंगे तो समीकरण बदल भी सकते हैं। केसी बांगड़ को यहाँ गुहान होने के नाते बढ़त भी मिल सकती है। घड़वाल और आसपास के जो घोड़ा के साथ लगते गांव हैं वहां पर। अभी मैं बात करूंगा भावड़ की। भावड़ में सदा ही कांग्रेस मजबूत रही है। यहाँ मुझे लगता है कि 1400 वोटों की भारी भरकम बढ़त कांग्रेस को ही मिलती दिखाई दे रही है। इसके बाद निजामपुर गांव की बात करूंगा। निजामपुर गांव में लगभग 400 वोटों से कांग्रेस बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। रिंढाना गांव की बात करूंगा। रिंढाना गांव से कांग्रेस के प्रत्याशी टिकटार्थी हैं, प्रत्याशी भी हो सकते हैं इंदुराज नरवाल उर्फ भालू। पिछली बार तो यहाँ जेजेपी को बढ़त मिली थी। यदि इस बार जेजेपी का तो प्रत्याशी कम ही प्रतीत होता है, संभावनाएं कम प्रतीत होती हैं, तो इस गांव में जेजेपी का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ ट्रांसफ़र होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस गांव में भी लगभग 500 से 600 मतों से कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। इसके बाद मैं बात करूंगा बनवासा गांव में। बनवासा गांव में 200 से 300 मतों से कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। बनवासा गांव में कोहड़ा गांव में यहाँ पर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन मजबूत दिखाई देता है। कोहड़ा गांव में
यदि किशन चंद्र बांगड़ स्वयं उम्मीदवार होते हैं तो एक भारी भरकम बढ़त और भारी भरकम वोट बैंक जेजेपी पार्टी और केसी बांगड़ के साथ जाएगा। यदि वो प्रत्याशी नहीं भी होते हैं तो भी कोड़ा गांव से मुझे यही प्रतीत होता है। और जो कि मेरे सर्वे में सैंपल रिपोर्ट आई उसमें भी केसी बांगड़ हर सर्वे में बढ़त बनाते हुए और गठबंधन बढ़त बनाते हुए दिखाई देता है। अब मैं बात करूंगा